आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के गणित विषय से इकाई 2 से दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल। इसमें हम देखते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल हम किस तरह से करेंगे। तो बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं या आप लोगों ने देखा भी है कि हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण किस तरह से होते हैं। क्या आपको मालूम है? आप सभी लोग को ज्ञात है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण इस टाइप से होते हैं। किस तरह से? x प्लस dy प्लस c बराबर 0। आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था ये कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है? x प्लस dy प्लस c बराबर 0, जिसमें अपन a, b और c के अलग अलग मान रखकर हम लोग कई ऐसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि a, b, c कई संख्या थी हमारे पास। a, b, c के कोई भी मान रख सकते हैं हम लोग, कोई भी वास्तविक संख्या है, चाहे प्लस वाली हो, माइनस वाली हो, दशमलव वाली हो, बटे वाली हो, अपन कोई भी संख्याएं रख सकते हैं। इसमें साथ में देखा बच्चों कि हमने देखा था हल। हल क्या होते हैं बताएंगे? इन दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण है इसका हल क्या होगा? हम लोगों ने देखा था हल क्या होगा? x और y के वे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं या बराबर करते हैं। तो हमने क्या कहा? x और y के वे मान या वह मान, एक मान भी हो सकता है, अनेक मान भी हो सकते हैं। तो वे मान जो x और y के वे मान जो इस दिए गए समीकरण को बराबर कर दे या संतुष्ट कर दे, तो वह हमें कहलाता है इस दो चरी वाले रैखिक समीकरण का हल। तो जो हमें हल बिंदु प्राप्त होते हैं, जो x और y के जो हल होते हैं, तो उन हल बिंदुओं को मिलाने से हमें एक क्या प्राप्त होती है? हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ग्राफीय रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? जब इसके हल निकलेंगे, उन हल बिंदुओं को अपन जब मिलाते हैं तो हमें क्या मिलती है? एक सरल रेखा मिलती है, जिसका कि ग्राफीय निरूपण हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसे हम एक रेखी, इसीलिए हम लोग इसे एक रेखीय समीकरण भी कहते हैं। तो x और y के वे मान जो इसको हल किया वह इस एक समीकरण के हल कहलाए। अब हल इसमें कितने प्रकार के हो गए हम देखें छात्रों कि इसमें अनेक हल भी हो सकते हैं, जिससे कि हमें उस लाइन पर हमें प्राप्त होते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस लाइन में जितने भी बिंदु होंगे वह इस रेखीय समीकरण के हल हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों युग्म के बारे में। तो युग्म का मतलब होता है, हमारा टॉपिक है रेखीय समीकरण युग्म। युग्म मतलब होता है पेयर या जोड़ा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें दो रैखिक समीकरण लेने पड़ेंगे, दो चरों वाले। तो मान के चलिए हमारे पास एक पहला दिया हुआ है, तो इसको अपन मान लेते हैं a1 कर दिया, इसको भी b1 कर दिया, इसको c1 कर दिया, तो ये बन गया हमारे लिए a, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब अपन दूसरा ले लेते हैं, मान के चलिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, हमारे पास दो रैखिक समीकरण है, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 वाला, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें भी a2, b2 और c2, a1, b1, c1 सभी कौन सी संख्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। इस टाइप के हमारे पास दो कोई भी समीकरण हम लोग लेंगे, तब यह क्या कहलाएगा? हमारे लिए एक युग्म कहलाएगा। युग्म मतलब हो गया जब अपन दो रेखीय समीकरणों को साथ में लेंगे और हल करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? दो चरों वाला रेखीय समीकरण युग्म। अब अपन बात करते हैं युग्म हल, युग्म का हल। तो युग्म का हल क्या होगा बच्चों? हमने देखा x और y के वे मान जो इस समीकरण एक को संतुष्ट करते हैं वह इस समीकरण के हल कहलाए। तो उसी प्रकार x और y के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वह इसके भी हल कहलाएंगे। तो इससे भी हमें एक क्या मिलेगी? इससे भी हमें इस टाइप से एक सरल रेखा मिल सकती है। इसमें भी इसके कई सारे हल होंगे। इस तरह से इस रेखीय समीकरण के भी हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब अपन दोनों के युग्म की हल क्या होगा? युग्म का हल क्या होगा?
यानी अब पूरा इस दोनों इस पेयर का एक हल। तो एक हल क्या होगा, x और y का वह मान या वे मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे, यानी x और y का वह मान जो इसको भी संतुष्ट कर दे और इसको भी संतुष्ट कर दे। संतुष्ट कर दे का मतलब जब अपन x और y के मान रखेंगे तो यह भी बराबर 0 हो जाएगा और यह भी बराबर 0 हो जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, इस युग्म का हल कहलाएगा। तो युग्म का हल क्या होगा बच्चों, इसमें अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, युग्म हल क्या होगा, युग्म हल वह होगा दोनों के हल का उभयनिष्ठ मान। इस तरह से भी अपन कह सकते हैं, यानी जो जो हल बिंदु आएंगे, जो बिंदु आएगा और उनमें से वह हल या वह बिंदु जो इस दोनों समीकरणों को हल करेगा वह इसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अब अपन देखते हैं, जब अपन ने दो समीकरणों को लिया, एक साथ लिया हमने, तो एक साथ लिया तो हमें ग्राफ में हमारे पास किस तरह की स्थिति होगी। जब अपन दो रेखीय समीकरणों को एक साथ लेंगे तो उसको ग्राफ या एक तल में अपन किस तरह से होगी। तो इसके लिए अपन एक स्टोरी भी समझ सकते हैं बच्चों। एक छोटी सी स्टोरी है, शायद आपको समझ में आएगी। मान लीजिए हमारे पास दो बच्चे हैं, ठीक है। ये बच्चा जब रोता है तो इसे कभी चॉकलेट पसंद आती है, कभी आइसक्रीम या कुरकुरे या कोई जलेबी, ऐसे आइटम देके अपन इसको अपन रुलाना बंद कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा बच्चा है, ये भी अलग अलग आइटम पसंद करता है, चॉकलेट, आइसक्रीम, गुलाब जामुन या कोई पपड़ी या और भी सारे चिप्स। तो ये इस तरह से जो जो इनको खाने को देंगे तब ये कैसे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं या हल हो जाते हैं। तो अब इनमें स्थितियां क्या क्या बनेगी। तो अब इनमें पहली स्थिति यह हो सकती है बच्चों कि यदि इस बच्चे को अपन चॉकलेट दे, क्या दे, चॉकलेट दे, और इस बच्चे को भी चॉकलेट दे, तो दोनों बच्चे शांत हो जाते हैं। यानी एक चीज से शांत हो गए वो दोनों बच्चे, एक दिए चॉकलेट से दिया तो दोनों बच्चे शांत हो गए। हो सकता है अपना आइसक्रीम भी दिया, एक ही चीज से आइसक्रीम हुआ। या तो दूसरी एक स्थिति ये बनी हमारे बच्चों की यदि हमने एक एक चॉकलेट दिया तो उससे संतुष्ट हो जाते हैं, बाकी कोई भी चीज अपन देते हैं तो उससे वो संतुष्ट नहीं होते, दोनों एक साथ संतुष्ट नहीं होते। तो ये हमारी एक स्थिति हो जाती। या तो दूसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि ये इसको अपन ने एक आइसक्रीम भी दिया, इसको भी आइसक्रीम दिया, तो उसको भी पसंद है, इसको भी पसंद है। यानी जो जो चीजें उसको दे रहे हैं वो भी चीजें इसको भी पसंद आ रही है। यानी दोनों चीजों के, दोनों बच्चों को हल करने के लिए क्या साधन है, एक ही साधन है। जितने भी साधन है सभी साधनों से वो दोनों बच्चे शांत हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यह स्थिति क्या कहलाई कि जितनी भी चीजें हैं दोनों बच्चे एक ही चीजों से संतुष्ट हो जाते हैं, अनेक चीजों से संतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी चीज ये हो सकती है कि ये बच्चा कुछ अलग चीजें खाए, चॉकलेट, आइसक्रीम ये, पर लेकिन इस बच्चों को कुछ दूसरी चीजें पसंद है, वो उसको चॉकलेट, आइसक्रीम जो वो खाता है वो पसंद नहीं है। इसका मतलब है दोनों बराबर ही है, दोनों के लिए हमें अलग अलग चीजें लाना पड़ेगा। तो यह स्थिति कहलाएगी हमारे लिए एक समांतर की स्थिति। तो इसी को अपने उदाहरण के रूप में हमने देखा। तो इसको अपन देखते हैं किस तरह से ग्राफीय स्थिति होगी। तो हमारे पास देखते हैं बच्चों स्थितियां क्या होंगी हमारे पास। स्थितियां हमने क्या कहा था, इनका जो हल निकला इसमें तीन स्थितियां हुई। तीन स्थितियां हुई, क्या स्थितियां हुई, एक स्थिति जैसी बनी, मान के चलिए ये हुआ और ये हुआ, तो दोनों ने क्या किया, दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। दोनों ने क्या किया, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। जब अपन दोनों की सरल रेखाएं लेंगे अपन ग्राफ में तो क्या निकल रहा है हमारे पास, दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इससे अपन ग्राफीय रूप में क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदीकरण। हमने जब दोनों रेखाओं के हल लिए और रेखाएं खींची तो एक बिंदु पर दोनों समीकरणों ने प्रतिच्छेद किया। दूसरी स्थिति के बारे में क्या बताया था कि दोनों अलग अलग चीजें पसंद करते हैं। इसका मतलब है दोनों रेखाओं के जो हल आ रहे हैं तो उससे क्या मिल रहा है हमारे पास,
अलग अलग जा रही है। दोनों रेखीय समीकरणों के हलों की रेखा कैसी जा रही है, अलग अलग जा रही है। कहीं भी दोनों पसंद नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को बिंदु, कोई भी ऐसा बिंदु दोनों में एक साथ नहीं आ रहा है। यह स्थिति क्या कहलाएगी हमारे लिए, क्या कहलाएगी, समांतर की स्थिति कहलाएगी। जब दोनों के मान अलग अलग आएंगे, किसी भी स्थिति में एक साथ नहीं आएगा, कोई भी मान ऐसा नहीं आएगा जो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो वह स्थिति हमारे लिए क्या कहलाती है, समांतर की स्थिति कहलाती है। तीसरी स्थिति है हमारे पास, हमने बताया था एक उदाहरण से कि दोनों बच्चों को सभी चीजें पसंद आती है। इसका मतलब है दोनों रेखीय समीकरणों का हल, इस रेखा की जो रेखा, इस रेखीय समीकरण का जो रेखा प्राप्त हुई तो इस बिंदु पर है, दूसरे समीकरण भी के बिंदु भी इसी रेखा से होकर जाए, यानी दोनों के मान जो है एक ही सरल रेखा पर प्राप्त हो रहे हैं, या दोनों रेखीय समीकरणों के हल एक ही रेखा पर प्राप्त हो रहे हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संपाती। संपाती यानी समान पथ पर चलने वाली भी कह सकते हैं, यानी जिसका दोनों का एक ही रास्ता है उसे हम क्या कह सकते हैं, संपाती। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि यदि हमारे पास दो रेखीय समीकरण युग्म है और एक साथ ले रहे हैं और अपन तल पर प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उनके बीच तीन स्थितियां तैयार हो रही है। पहली स्थिति एक बिंदु पर प्रतिष्ठित कर रही है, दूसरी स्थिति समांतर चल रहे हैं दोनों के हल, कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, और तीसरी स्थिति है दोनों एक ही रास्ते से चल रहे हैं, दोनों के हल एक ही रेखा पर है। तो यह कहलाती है, इसका ग्राफीय निरूपण में क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी करना। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, दोनों रेखाएं समांतर है, और यह क्या हो जाएगा, संपाती है। दोनों रेखाएं कैसी हैं, संपाती है। अब आते हैं हल के बारे में। अब हमने क्या देखा, सिर्फ हमने यह देखा कि यदि दोनों युग्म लेंगे तो उनके हल जो निकलेंगे, तो हल निकलेंगे तो जो रेखाएं प्राप्त हो रही है तो उनको ग्राफ जब रखते हैं तो उसमें तीन टाइप की स्थितियां निर्मित हो रही है। अब इसमें हल कौन कौन सी स्थिति में निकलेगा, तीन पोजीशन बन रही है। अब इसमें से हल कौन कौन सी स्थिति में होगा, तो हम इसको हल ज्ञात करेंगे। हल क्या कहा हमने, युग्म का हल क्या होगा, वह मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे या बराबर करे या हल करे, वह उसका युग्म का हल कहलाता है। यहाँ हम देखते हैं ये जो दोनों रेखाओं है, रेखीय समीकरणों की रेखा इस बिंदु पर कितने बिंदु पर प्रतिष्ठित कर रही है, एक। कितने बिंदु पर, एक और केवल एक और केवल एक। ठीक है बच्चों, कितने बिंदु पर प्रतिष्ठित कर रहा है ये, एक और एक, जिसे कि हम कहेंगे अद्वितीय भी कहा जाता है, जिसके समान कोई नहीं, यानी दूसरा कोई नहीं, उसे एक और केवल एक, यानी एक ही बिंदु है जिस पर यह दोनों रेखीय समीकरणों की रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, यानी इसका एक हल है। दूसरी स्थिति में क्या होगा बच्चों, जब दोनों रेखाओं के हल अलग अलग चल रहे हैं तो इस युग्म का हल होगा क्या, दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, कोई चीज है नहीं आ रहे, दोनों अलग अलग रास्तों में जा रहे हैं, दोनों किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं अपने आप में, तो इसलिए इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर भी ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी टकराव नहीं हो रहा है, अलग अलग समान अंतर पे चलते जा रहे हैं। जैसे रेल की पटरी देखा होगा आपने, रेल की पटरी देखा आपने, जैसे समांतर चलती जाती है, कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो वह वाली स्थिति इसमें तैयार हो रही। तो ऐसी स्थितियों को अपन कहते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, क्योंकि समांतर है, इसलिए हल क्या होगा इसका, कोई हल नहीं। अब तीसरी चीज में क्या बताया गया है, सभी मान दोनों रेखाओं में उपस्थित होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे इसके लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि इसमें कई सारे हल हैं जो दोनों रेखाओं पर उपस्थित है। तो इस स्थिति में हमारे पास क्या होगा, इस स्थिति में हमारे पास इस युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस तरह से देखा बच्चों
कि हमारे पास जब दो युग्म लेते हैं तो तीनों स्थितियों में हमारे पास हल कब कब मिलेगा? हल कब मिलेगा? जब वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसका हल होता है एक और केवल एक। ठीक है। और दूसरी स्थिति में कब होता है? जब दोनों रेखाएं संपाती होती हैं, दोनों रेखाएं के बिंदु एक सरल रेखा पर, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, तब हमारे पास कितने हल मिलते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं। और जब यदि समांतर होंगे तो हमें जो है कोई भी हल नहीं मिलेगा। इस तरह से अपन प्रतिच्छेदी है तो कह सकते हैं कि एक और केवल एक हल होगा, समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, और संपाती है तो क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसी चीज को पहचानने के लिए हमारे पास जो गुणांक है उसके अनुपातों की तुलना करके भी हम बता सकते हैं कि कौन सा स्थिति प्रतिच्छेदी की बनेगी या कौन सी स्थिति समांतर की बनेगी और कौन सी स्थिति संपाती की बनेगी। वह कैसे? हमारे पास दो व्यापक समीकरण दिए गए थे, जिसमें क्या था? A1 B1 C1, दूसरा A2 B2 C2। इनके गुणांक कहलाते हैं, x का गुणांक है y का यह अचर, x का गुणांक A2, y का गुणांक Y2 या C2 अचर। तो ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या है? हमारे पास गुणांक है। अब इसके अनुपातों की तुलना करके भी हम बता सकते हैं। अनुपातों की तुलना करके कैसे बता सकते हैं हम लोग? इसके लिए इतना याद रखना है, यदि A1 का बटे A2 किया जाए, A1 बटे A2 और नॉट इक्वल टू हो जाए कैसा? B1 बटे B2, यानी अपन क्या करेंगे? जो समीकरण दिए रहेंगे उसमें x का गुणांक रखेंगे A1, बटे में रख देंगे दूसरा A2 का मान, फिर बाद में इस साइड में लेंगे y का गुणांक रखेंगे B1 का मान और दूसरा रख देंगे y का मान B2 का मान। अब यदि ये दोनों मान हल करने पर कैसा आ जाए? बराबर नहीं हो, बराबर नहीं है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो अपन क्या कह सकते हैं कि यह दिया गया रेखीय समीकरण या रेखीय युग्म जो है प्रतिच्छेदी है। क्या होगा? यदि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो दिया गया रेखीय युग्म प्रतिच्छेदी है। समझ में आ गया? प्रतिच्छेदी कब होगा? जब प्रतिच्छेदी कब होगा? जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब यदि प्रतिच्छेदी है तो हल क्या होगा? एक और केवल एक हल। हम इसी का विलोम लेते हुए एक दूसरे को बता सकते हैं कि यदि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। यदि प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होता है? हल एक और केवल एक हल होता है। ऐसा अपन आगे पीछे या कोई भी पूछा जाए, प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा? एक हल होगा। यदि एक हल है तो क्या स्थिति बनती है? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इस तरह से हम आगे पीछे विलोम करके कोई भी चीज पूछी जाए तो हम एक दूसरे की तुलना करके बता सकते हैं। ये होगी पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति समांतर के लिए क्या होगी? हम इसके लिए करेंगे A1 अपॉन A2 हो जाए बराबर B1 अपॉन B2 हो जाए बराबर C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल टू। हम क्या करेंगे? A1 अपॉन A2 किया, फिर B1 अपॉन B2 किया तो ये बराबर आया, फिर C1 अपॉन C2 किया तो इसका मान बराबर नहीं आ रहा है, यानी A1 B अपॉन B2 A2 और B1 अपॉन B2 तो बराबर है, लेकिन इसके बराबर C1 अपॉन C2 की स्थिति नहीं है। तो इसकी ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे कि दी गई रेखाएं कैसी है? समांतर है। समांतर है तो क्या हो जाएगा? A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है। यदि यह स्थिति है, नॉट इक्वल टू वाली स्थिति है इसमें, तो यह क्या कहेंगे? समांतर है। अब आते हैं बच्चों, तो समांतर है तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं कब होता है? जब दोनों रेखाएं समांतर होती है। इसके लिए गुणांकों का अनुपात क्या होता है? A1 अपॉन A2 बराबर
b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी स्थिति में देखते हैं। हमारे तीसरी स्थिति के लिए गुणांक क्या हो जाएंगे? इसके लिए गुणांक हो गए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। संपाति की स्थिति के लिए अपन गुणांक किस तरह से रखना है? a1/a2 करेंगे, फिर बराबर करेंगे b1/b2 के मान रखेंगे, b1/b2 का मान रखा, फिर रखेंगे अपन c1/c2 के मान रखा। ये तीनों मान कैसे आ जाए? बराबर हो। कैसे हो? बराबर हो। बराबर हो तो हम क्या कहेंगे? दिया गया रेखीय युग्म या रेखीय समीकरण कैसे है? संपाती है। अब संपाती है तो हल क्या होते हैं बताइए? अपरिमित रूप से अनेक हल। ध्यान रहेगा, यदि हमारे पास संपाती है तो क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि इतना है तो क्या होता है? संपाती। संपाती है तो क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है बच्चों, तीन स्थितियों से देख लिया अपन ने। अब तीनों स्थितियां समझ में आगे किस तरह से करना है। यदि प्रतिच्छेदी है तो क्या होगा? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसी स्थिति में अद्वितीय हल। समांतर है तो क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। संपाती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब एक चीज और देख लेते हैं बच्चों इसमें ये देखते हैं कि कौन कौन सी स्थितियों में हमें हल प्राप्त हो रहे हैं। कौन सी स्थिति में? प्रतिच्छेदी स्थिति में हल प्राप्त हो रहा है और किसमें? संपाती स्थिति में हल प्राप्त हो रहा है। और समांतर में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ऐसे युग्म को क्या कहेंगे? संगत युग्म। क्या कहेंगे? संगत युग्म। जिन रेखीय समीकरणों के हल प्राप्त होते हैं ऐसे युग्म क्या कहलाते हैं? संगत युग्म कहलाते हैं। और कौन सा संगत युग्म होगा? कौन सा? संपाती। संपाती वाला। ठीक है, तो ये भी कौन सा युग्म होगा? संपाती युग्म होगा। और इसका हल प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसे कौन सा युग्म कहेंगे? असंगत युग्म। असंगत युग्म। ठीक है बच्चों, तो जिसका हल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? संगत युग्म कहते हैं। और जिसका हल प्राप्त नहीं होता उसे असंगत युग्म कहते हैं। संगत युग्म की हमारे पास दो स्थितियां हैं, प्रतिच्छेदी होना चाहिए और संपाती। प्रश्नावली में हमारे पास इस टाइप के पूरे सवाल दिए गए। आप इतने से टॉपिक से हर सवाल को बता सकते हो क्या होगा। हमारे पास यदि गुणांक दिए गए हैं तो गुणांकों को किस रूप में रखना है? इस रूप में रख के देखेंगे। सबसे पहले इस रूप में रख के देखना है। यदि यह है तो कहेंगे कि प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी है तो हल होगा या संगत होगा। फिर यदि यह नहीं आ रहा है तो यह करके देखेंगे। यदि यह स्थिति बन रही है तो हम कहेंगे समांतर है। समांतर है तो क्या होगा? कोई हल नहीं है। प्रश्न को हल करने की आगे आवश्यकता नहीं है। हम यह गुणांकों के रूप में रखेंगे और लिख देंगे कि चूंकि दी गई रेखाएं समांतर है इसलिए कोई हल नहीं है या दिया गया युग्म असंगत है। तीसरी स्थिति में यदि यह नहीं निकला तो क्या होगा? निकलेगा यह निकलेगा। एक के बाद एक करके देख के जाना है बच्चों। पहला यह करके देखना है। यदि यह स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है तो यह देखिए, ये वाली स्थिति प्राप्त हो रही है क्या? यह नहीं हो रही है तो ये। ऐसा नहीं कि अचानक से इस पे चले गए। हमको एक एक स्थिति को सोचते हुए आगे बढ़ना है। तो यह वाली स्थिति यदि आ गई है तो हम क्या कहेंगे? दी गई रेखाएं संपाती है और इसके क्या हो जाएंगे? अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यह हो जाएगा हमारा किसके? कौन सी स्थिति में हमारे पास हल होंगे और हल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, और इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। जब भी रेखीय समीकरणों को हल करना है, एक बात जो है गाढ़ मान लीजिए, चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप गुणांक लेंगे, ये वाले गुणांक लेंगे, चिन्हों के साथ रखना है। चिन्हों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चिन्हों को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही गुणांक रखना है। यदि आप कहीं भी यदि प्लस का माइनस भूल गए तो क्या हो जाएगा? हल का हल वाला की जगह बिना हल वाला आ जाएगा। कैसे हो सकता है? यदि मान के चलिए यहाँ माइनस आ गया तो कौन सी स्थिति बन जाएगी? नॉट इक्वल टू वाली स्थिति आ जाएगी। ठीक है, अब यदि यहाँ पर आप ठीक है नॉट इक्वल टू यदि माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा?
नॉट इक्वल टू वाली स्थिति बन जाती है, यानी कोई हल नहीं हो जाएगा, जबकि सवाल में क्या था हमारे पास, प्लस चिन्ह था जिसके की अनेक हल हो रहे थे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी अपन जो है ये गुणांकों को रखेंगे, चिन्हों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बच्चों हम देखेंगे कि इसके आधार पर जिस जिस युग्म के हल होते हैं तो हल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो विधियां हैं, एक विधि है ग्राफीय विधि और दूसरी है वज्रगुणन विधि। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों ग्राफीय विधि के बारे में। इसके लिए बच्चों अपन एक उदाहरण ले लेते हैं। मान के चलिए हमारे कक्षा 10वीं में एक सवाल दिया हुआ है, कि प्रश्नावली पहले में दिया हुआ था, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। प्रश्न अपन लिख देते हैं एक बार। कक्षा याद करें, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास जो दिया है कक्षा 10वीं की जो प्रश्नावली है 3.2 में पहला सवाल दिया हुआ है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थियों ने पहली की प्रतियोगिता में भाग लिया है जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़की और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। तो बच्चों ये हमारे पास एक कथन वाक्य दिया हुआ है, कथन प्रश्न दिया हुआ है। इसको सबसे पहले किस में बदलेंगे अपन, बीजगणितीय समीकरण में बदलेंगे। तो किस तरह से बदलेंगे, हमारे पास इस सवाल में 2 स्थितियां दी गई है। पहली स्थिति, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने लोगों ने लिया, 10 लोगों ने। और कहा गया है दूसरी स्थिति क्या है, तो अपन मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या मान लेते, ठीक है। माना लड़कियों की संख्या, कक्षा में क्या क्या होंगे हमारे पास, लड़के और लड़कियां। तो माना लड़कियों की संख्या क्या है, x तथा लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या बराबर 5। ठीक है, हमारे पास 2 चीजें हैं क्लास में, 10 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थी का मतलब है कि उसमें लड़कियां और लड़कियां हैं।
तो अपन मान लेते हैं लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या x। तो पहली स्थिति के अनुसार या प्रश्नानुसार हमें क्या लिख सकते हैं, इसे प्रश्नानुसार या शर्तानुसार भी कह सकते हैं। प्रश्नानुसार कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थियों को कैसे लिखेंगे अपन, x धन y बराबर 10 ऐसा लिखेंगे। हमें कितने हैं टोटल, 10 हैं। इसमें क्या क्या होंगे, लड़के और लड़कियां, जिसके लड़कियां धन लड़के, x धन y बराबर 10। यह हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण 1। तथा दूसरी स्थिति में हमें क्या कहा गया है, दूसरी स्थिति में कहा गया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या से अधिक है, लड़कों की संख्या से। तो जब भी जिसकी संख्या से अधिक है या से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में प्लस करके हमें उस संख्या में लिखना है, उस चर राशि में हमें प्लस करके उतनी संख्याओं को लिखना है। कैसे लिखेंगे, किसकी संख्या है, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या को क्या लिखा है अपन ने, x। x बराबर लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या किसको दर्शाया है अपन ने, y से कितनी ज्यादा है, धन 4 ज्यादा है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x बराबर y धन 4 ऐसा भी लिखा जा सकता है। या इसी स्थिति को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, x ऋण 4 बराबर y भी लिख सकते, ज्यादा है ना। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं, x ऋण 4 बराबर y भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अपन ये और लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसे अपन मान लेते हैं समीकरण 2। तो इसको अपन थोड़ा हल करेंगे, x इधर पक्षांतर कर देंगे, y को, चरों को इधर एक तरफ ला लेंगे, x ऋण y बराबर 4। ये आ गया हमारा समीकरण 2। इस प्रकार से हमें जो है दिए गए कथन वाक्य के एक बीजगणितीय रूप x और y में मिल गया। x धन y बराबर कितना आया, 10, और दूसरा x ऋण y बराबर 4। ये 2 समीकरण आ गए बच्चों। अब इन दोनों समीकरणों को लेकर हल करके x और y के मान निकालना है। तो किस विधि से हल करना है, इसे विधि से हल करना है। कौन सी विधि, ग्राफीय विधि से हल करना है। इसे पहली विधि से कौन सी विधि से हल करना है, हमें ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल किस तरह से करेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे अपन। समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, समीकरण x धन y बराबर 10। तो इसके लिए हम एक सारणी बना लेंगे, मान सारणी कहेंगे जिसे अपन, x और y। ठीक है, यह है। वैसे तो 1-2 चरों वाले रेखीय समीकरण के कई अपरिमित हल होते हैं, लेकिन अपन क्या निकालेंगे, 2 बिंदुओं के मान अपन निकालेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमें 2 बिंदुओं के मान निकालने चाहिए। तो इसके लिए जब भी अपन जो है चरी समीकरण हल करते हैं तो किसी एक चर को अपन सबसे पहले 0 रखने की कोशिश करते हैं। 0 रखने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि 0 करने से हमारा दिया गया समीकरण एक चर में बदल जाएगा, और जिससे आसानी हल करने में जिससे क्या होगी, आसानी होगी। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि अपन ने 0 लगा लेकिन y का मान कैसा मिले, पूर्णांक में न मिले, या बटे के रूप में मिल जाए, इस रूप से मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में ग्राफ में दर्शाना इससे थोड़ा कठिनाई जाएगी। तो कोशिश करना है कि 0 न रख के फिर ऐसी स्थिति में दूसरे मान रख के y का मान पूर्णांक में आए, ऐसे मान हमें रखना है। ठीक है, ओके। तो अपन देखते हैं क्या रखे बच्चों इसमें। चलो रखते हैं, x बराबर हमने रख दिया 0, तो क्या मिलेगा, 0 रखे तो क्या मिलेगा, 0 रखा तो y बराबर कितना मिला, 10। ओके, 10 रख दिया अपन ने। ठीक है, x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना मिला, 10। एक और मान रख लीजिए, मान के चलिए, एक मान रख लेते हैं, मान के चलिए x बराबर 7। x बराबर कितना रख लिया, 7 रखा तो y बराबर कितना मिलेगा, इधर पक्षांतर हो जाएगा तो y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यह इस तरह से हमें रफ कार्य कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने 2 मान रखे। x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया, 10। x बराबर 7 रखा तो 10 इधर चला गया, 7 इधर चला गया, तो 10 में से 7 के कितने बचे, 3। तो y का मान कितना आया, हमारे पास आया 7, और x का मान 7 और y का मान। इस तरह से हमें इस एक समीकरण के ये 2 मान आ गए। इसी तरह से पुनः समीकरण अब लेंगे हम दूसरा।
समीकरण 2 से भी ऐसी चर मान सारणी निकालेंगे। इसके लिए भी चरों की मान सारणी निकालेंगे हम लोग x और y, ठीक है। इसमें भी अपन कोशिश करेंगे, क्या बताया गया है, कोई एक मान जिससे हमें पूर्णांक के रूप में मिले, तो ऐसा मान के चलिए अपन y बराबर यदि 0 रख दिया तो क्या मिल जाएगा, x बराबर 4 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा, x बराबर 4 रख दिया तो y बराबर 0 मिल गया। एक और मान क्या रखेंगे, यह कैसा युग्म है ये देख लो थोड़ा, x धन y बराबर 10, x ऋण y बराबर 4। हमने पहले क्या पढ़ाया, गुणांकों के रूप में पहले एक बार हमें थोड़ा समझना है कि कैसे गुणांक है इसमें, a1 बटे a2 बराबर b1 अपॉन b2 आएगा क्या नहीं, नॉट इक्वल टू वाली स्थिति दिख रही है, हमको सोचना है, देखना है क्या कौन सी स्थिति बन रही है इसमें गुणांकों के रूप में, a1 अपॉन a2 तो 1 1 बराबर b1 अपॉन b2 तो 1 -1 बराबर नहीं है, यानी क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, यानी एक उभयनिष्ठ हल है। तो अब इसमें से देख लीजिए कि हमने कौन कौन से मान रखे, 0 और 10 रखा, तो 0 रखेंगे तो संतुष्ट नहीं हो रहा है, 7 और 3 रखे तो ये भी संतुष्ट हो रहा है क्या, देखते हैं। 7 रखा तो क्या हो रहा है, x बराबर 7 रखा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसमें भी। x बराबर 7 रखा तो y बराबर ये, इसको हल किया अपन ने, कितना आ जाएगा, -7 यानी -y बराबर 3, ये -3 तो y बराबर कितना आया, 3 आया। इस तरह से रफ में भी हल कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए अपन ने एक उभयनिष्ठ मान आ रहा है, तो ये हमें थोड़ा सवाल को, समीकरण को जो है रेखीय समीकरण देखते समय ध्यान रखना है कि किस तरह से का हल इसमें प्राप्त हो सकता है। यदि अद्वितीय हल की स्थिति बन रही है तो ध्यान में रखना है कि उभयनिष्ठ मान लेना के चलना है। यदि अनेक हल की स्थिति बन रही है तो कोई भी मान निकाल सकते हैं, अनेक हल आप बराबर के मान ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह से हमारे पास एक रेखीय समीकरण के ये 2 बिंदु मिल गए, दूसरे रेखीय समीकरण के 2 बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं को किस पर दर्शाएंगे हम लोग, ग्राफ पर, क्योंकि हमारी विधि कौन सी है, पहली विधि है ग्राफीय विधि, ठीक है। ग्राफीय विधि है, कौन सी विधि है हमारे पास, ग्राफीय विधि थी। तो ग्राफ कैसे दर्शाएंगे, तो इसके लिए हमें मालूम है हमारे पास क्या होता है, ग्राफ में 2 लंबवत रेखाएं होती है जिसे हम क्या कहते हैं, x अक्ष और दूसरा y अक्ष जिसे हम दर्शाएंगे x डैश y डैश, ठीक है। मालूम है, ये आपको मालूम है कि आलेख में हमारे पास 2 लंबवत रेखाएं होती है, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। इसमें बीच में कटान बिंदु में क्या होता है, 0, ठीक है। इधर अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इस टाइप की संख्या ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर क्या होंगी, इधर भी ऊपर में ऐसी संख्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इधर कौन सी संख्या होंगी, ऋणात्मक, इधर कौन सी संख्या होंगी, ऋणात्मक, ठीक है। ये तो मालूम है, इसे लिखने की उतनी जरूरत नहीं है। अब यदि बिंदु होंगे तो हम लिखेंगे, यदि बिंदु नहीं है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा समीकरण, पहले में कौन सा बिंदु मिला, x बराबर 0 रखा तो y कितना मिला, 10। x बराबर 0 कहाँ पे है, 0, तो y कितना, 10, तो 10 बिंदु चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये वाला बिंदु कौन सा है, 0 10, कौन सा है ये, 0 10, उसको अपन छोटे कोष्ठक में लिख देंगे 0 10, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा कौन सा है, x बराबर 7 तो y बराबर 3, x बराबर 7 घर चलेंगे, कहाँ है ये 7 है, 7 पे खड़े हो गए अपन, y तरफ कितने चलेंगे, 3 बिंदु, तो ऊपर चलेंगे 1 2 3 मान के चलिए 7, इसको हम लिख देंगे ऐसा कोष्ठक में ब्रैकेट में, 7 3 मिल गया, ये मिल गया। इस तरह से 2 बिंदु मिल गए, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाया हमने, इस तरह से हमें क्या मिल रही है, एक सरल रेखा मिली, ठीक है बच्चों। तो हमने एक पहले समीकरण से क्या मिल गई, एक रेखा मिल गई है ना, ठीक है। अब अपन लेंगे क्या, दूसरा समीकरण, तो दूसरे समीकरण के बिंदु लिखेंगे। अब दूसरा समीकरण कितना है, x बराबर 4 तो y बराबर 0, x बराबर 4 y बराबर यही 0, यही रहेंगे हम,
ये बिंदु मिल गया हमारे पास 4 और 0 बिंदु वाला मिला। दूसरा बिंदु क्या है 7 और 3, इसमें भी वही बिंदु मिला 7 और 3। दूसरा बिंदु इसका भी कैसा है 7 3 वही है। दोनों को हमने मिला दिया, ये मिला दिया हमने, ये हो गया। ये वाली रेखा किसको निरूपित कर रही है x धन y बराबर 10 को। यह रेखा किसको समीकरण को निरूपित कर रही है x ऋण y बराबर 4 वाली है। ठीक है, अब अपन देखते हैं दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस बिंदु पर, एक सिंगल बिंदु पर प्रतिच्छेद की, और वह बिंदु क्या है 7 3 7 3। तो इसने जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, इसलिए 7 3 इस युग्म का क्या होगा हल होगा। अतः हल क्या होगा x बराबर कितना 7 और y बराबर 3 इस दिए गए रेखीय समीकरण का हल होगा। या अपन कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या कितनी है 7 और लड़कों की संख्या कितनी मिली हमें बराबर 3। ये हो जाएगा हमारे लिए आंसर। ठीक है, इसकी आप जांच भी कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे, हमें x का मान कितना मिला 7 और y का मान 3 मिला। समीकरण में रख के देखिए 7 + 3 कितना आ रहा है 10 आ रहा है। सही है, दोनों पक्ष संतुष्ट हो रहे हैं। इसमें भी आप रख के देख सकते हैं 7 - 3 = 4। दोनों समीकरण संतुष्ट भी हो रहे हैं, यानी हमारा दिया गया आंसर भी सत्य है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दिए गए हमारे जो कथन वाक्यों को ग्राफ में किस तरह से अपन हल करेंगे। तो यह विधि कहलाती है ग्राफीय विधि, यानी दिए गए रेखीय समीकरणों के हल बिंदु निकाल करके उसे ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, और प्रदर्शित करने के बाद जो मान उभयनिष्ठ होंगे या दोनों समीकरण दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेंगे वह उसके हल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, एक सवाल अपन ने ये देखा है, और एक दूसरा सवाल लेंगे। दूसरा सवाल, एक और सवाल देख सकते हैं, यही जो है 3.2 से दिया हुआ है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, प्रश्न दूसरा ले लेते हैं अपन लोग। 5 पेंसिल ठीक है बच्चों, ये हमारा एक और एग्जांपल देख के देखते हैं ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। हमारे पास दिया हुआ है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी हमारे पास कौन कौन से विषय है, एक पेंसिल और एक कलम। पेंसिल और कलम इन दोनों की दो स्थितियां दी गई है, एक 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 वाली, दूसरी स्थिति 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य वाली दूसरी स्थिति है। ठीक है, तो इसको बीजगणित रूप में कैसे लिखेंगे, इसके लिए अपन को मालूम है जो दो विषय रहते हैं उसको एक को x मानते हैं और दूसरे को y। तो इसमें दो विषय कौन से हो जाएंगे, एक पेंसिल और दूसरा कलम।
इसको अपन पहले मान लेते हैं। माना पेंसिल का मूल्य क्या है, माना पेंसिल का मूल्य x रुपए। दूसरा, तथा कलम का मूल्य कितना है, y रुपए है। ठीक है, हमने पेंसिल का मूल्य मान लिया x और कलम का मूल्य क्या मान लिया, y रुपए। अब प्रश्न के अनुसार, स्थितियों के अनुसार क्या क्या समीकरण बनेंगे हमारे पास, प्रश्नानुसार क्या क्या स्थितियां बनेगी। पहली स्थिति, 5 पेंसिल यानी एक पेंसिल का मूल्य x, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x। हाँ, 5x हो गया। और 7 कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है, y, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y। और इन दोनों का मूल्य यानी क्या हो जाएगा, योग बराबर कितना, 50 है। यानी 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलमों का मूल्य यानी इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 50। यह बन गया हमारे लिए समीकरण 1। तथा दूसरी स्थिति के लिए क्या बनेगा, दूसरी स्थिति बन रही है हमारे पास 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x, तो 7 पेंसिल का 7x। 5 कलम, एक कलम का y, तो 5 कलम का 5y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 46। ठीक है, 46। यह मिल गया हमारे पास 2 समीकरण मिल गए। पहली स्थिति के लिए हमारे पास यह समीकरण बना। दूसरी स्थिति यानी 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य यानी 7x धन 5y बराबर कितना आ जाएगा, 46। इस तरह से हमारे पास 2 समीकरण मिल रहे हैं हमारे पास। यह दोनों समीकरण है। अब दोनों समीकरण में कौन सी स्थिति है देख लीजिए, अपन थोड़ा दिमागी रूप से अपन कैलकुलेशन करेंगे। 5/7 है और 7/5 है, बराबर है क्या, नॉट इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक हल होता है, यानी एक उभयनिष्ठ मान निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन देखते हैं अपन जो की विधि कौन सी है हमारे पास, ग्राफी विधि। ग्राफी विधि से क्या निकालना पड़ेगा हमको, अलग अलग बिंदु निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन समीकरण 1 से हल निकाल लेते हैं। पहले हल बिंदु हमारे पास समीकरण 1 क्या है, 5x धन 7y बराबर कितना है, 50। ठीक है, मान सारणी बनाएंगे अपन, ये मान सारणी बना दी अपन ने। ठीक है, कौन सा मान रखने बताया गया था, सबसे पहले 0 रखने बताया गया था। तो कौन सा मान 0 रख दे, x को यदि 0 रखेंगे तो 0 50/7 पूर्णांक नहीं आएगा, तो दिक्कत हो जाएगी ग्राफ में दर्शाने में, होगी ना। तो अपन y को यदि 0 माने तो क्या हो सकती है स्थिति, y को 0 माना तो 5x का भाग चला जाएगा। ठीक है, पूर्णांक में आ सकता है मान। ठीक है, ओके, तो अपन मान लेते हैं y बराबर 0 मान लिया अपन ने, तो y बराबर 0 माना तो हमारे पास क्या बचा, 50 बचा। ठीक है, तो इसलिए 5x बराबर कितना आया, 50। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 भागित 5 आ जाएगा, ये कितना आ गया, 10। यानी x का मान कितना आया, 10 पूर्णांक में मिल गया। पहले अपन x को 0 मान रहे थे तो y का पूर्णांक में नहीं आ रहा था, दिक्कत हो जाती है ऐसे को ग्राफ में दर्शाने के लिए, इसलिए अपन उसको नहीं माना, अपन ने किसको मान लिया, y को मान लिया। ठीक है, y को 0 माना तो x का मान कितना आया, 10 आया। ठीक है, अब एक बिंदु निकल गया। अब और एक बिंदु निकाल लेते हैं, मान के चलिए दूसरा बिंदु निकाल लेते हैं। क्या मान सकते हैं, और एक 5 माने, 5 माने तो 25 नहीं आएगा, 3 मान के चलते। ठीक है, x बराबर अपन ने माना 3 माना तो कितना आ जाएगा, 5 × 3 + 7y बराबर 50 15 धन 7y बराबर 50। तो 7y बराबर कितना आ गया, इधर पक्षांतर हो गया, 50 × 15 यानी कितना आ गया, 35 आ रहा है, 35 आया। y बराबर 35, 7y बराबर 35, तो y बराबर कितना आ रहा है, 5। ठीक है, y बराबर कितना आ रहा है, हल किए तो 5, तो यानी x बराबर 3 रखा तो y बराबर कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो इस तरह से हम हल बिंदु मान रख के यह वाला काम जो है रफ में करके या साइड में भी करके आप लोग कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया,
y का मान जब x का मान 3 रखा तो y का मान 5 रखा। ठीक है बच्चों, ये दो मान निकल गए। अब अपन देखते हैं समीकरण दूसरा। दूसरा क्या है हमारे पास, 7x धन 5y बराबर 46। ठीक है, अब इसको भी अपन मान सारणी बनाएंगे, x और y। क्या करने बताया गया था, सबसे पहले 0 रख के देखिए उसको, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बटे में 5 आएगा, पूर्णांक नहीं मिलेगा, 0 नहीं रखना है। तो 0 वाली स्थिति में y को 0 रख के देखेंगे तो क्या बनेगा, 46/7 की स्थिति बनेगी, ये भी पूर्णांक नहीं आएगा। चलिए इसको छोड़िए, अब 3 और 5 रख के देखते हैं। x बराबर 3 रखा, क्या होगा 21, 7 21 धन 5y बराबर 40। तो क्या मिलेगा हमें, 40 ऋण 21 जाएगा इधर से, तो क्या मिलेगा हमें 5 और 2 25 मिला। 5y बराबर 25, तो y बराबर कितना आ गया 25/5, यानी कितना मिल रहा है 5। ठीक है, जब हमने x बराबर 3 रखा तो y बराबर इसमें भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, दोनों में उपनिष्ठ वाला एक मान तो आ गया, 3 5 और एक 3 और 5। ठीक है, एक मान और रख के देखें, क्या रख सकते हैं, ये आपको कैलकुलेशन करना है। और एक कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, एक मान रखे हम लोग, हमारे पास एक मान रख सकते हैं -2 रखा जाए, -2y बराबर -2 रखा जाए तो कितना हो जाएगा 7x - 10 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 46। ठीक है, 5 × -2 कितना आ गया -10, 7x बराबर कितना हो गया 46 + 10 बराबर कितना आ गया 56। तो 7x बराबर कितना आ जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, 7 में कितने बार जाएगा 8 बार, फिर ये -2 रखा तो कितना है हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने जब हमारे पास x y बराबर -2 रख दिया तो x बराबर कितना आया, एक मान 8 आ गया। ठीक है, या x बराबर 8 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अब दोनों समीकरणों की एक एक मान सारणी मिल गई है। अब हम किस पे आते हैं, ग्राफ पर। तो ग्राफ के लिए क्या करना है हमको पास, ग्राफ खींचेंगे, x अक्ष x डैश, y अक्ष y डैश, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर जाएंगे 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप पहले समीकरण को लिखेंगे, x बराबर 10, x उसे फाइंड 10 तो y बराबर 0, 10 कहाँ पे है, 10 0 मिल गया। दूसरा पॉइंट x बराबर 3 तो y बराबर 5, x बराबर 3 यहाँ तो 5 बिंदु चलेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ मिल जाएगा, x बराबर 3 और ये 5, ये हो गया, 2 बिंदु मिल गए हमारे पास। दोनों बिंदुओं को मिलाया अपन ने, यह देखिए, तो इन दोनों बिंदुओं से भी एक सीधी रेखा मिली। ठीक है, ये कौन सा समीकरण का है, ये वाला 5x धन 7y बराबर 50 का है ये। ठीक है, ये वाली रेखा, तो इस तरह से एक सरल रेखा मिल गई। अब दूसरे समीकरण की रेखा देखते हैं, x बराबर 3 तो y बराबर 5, इसका भी एक ही बिंदु आएगा, x बराबर 3 तो y बराबर 5, ये एक बिंदु मिला इसके लिए। दूसरा x बराबर 8 तो y बराबर, ठीक है, तो y बराबर कितना, ऋण 2, कहाँ जाएंगे, ऊपर के नीचे, ऋण 2 किधर है, ऊपर या नीचे, नीचे, ऋण 2, तो x बराबर 8 चले 1 2 यहाँ आएगा, ये मिला, तो ये क्या हो गया, x बराबर 8 तो y बराबर -2। इन दोनों बिंदुओं को अपन ने ये, ठीक है, इस तरह से हमारे पास दोनों रेखा मिल गई। ये रेखा को इसको निरूपित कर रही है, इसको 7x धन 5y बराबर 46 की है ये रेखा, इस समीकरण की है, इसलिए वैसा लिख देंगे हम लोग।
अब ये देखते हैं, यह जो दोनों रेखाएं हैं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है 3, 5, 3 और 5 है ना, x बराबर 3 और y बराबर 5 वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस समीकरण का या इन दोनों युग्मों का हल क्या होगा? हल क्या होगा? x बराबर 3 और y बराबर 5, या अपन कह सकते हैं पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 3 रुपए और कलम का मूल्य होगा 5 रुपए। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं हम लोग। किस तरह से करेंगे जांच? पेंसिल का मूल्य कितना आया? 3, 5 × 3 15, 15 धन 7 × 5 35, 15 और 35 कितना हो गया? 50। ठीक है, तो दिया गया समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं, यह वाला समीकरण भी संतुष्ट हो रहा है। तो अतः क्या हो जाएगा? 3 और 5 जो है दिए गए इस रेखीय समीकरण का हल होगा, या इस दिए गए एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य होगा। तो बच्चों, इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से हमको जो है रेखीय समीकरणों को अपन को हल ग्राफी विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ग्राफी विधि। इस तरह से ग्राफी विधि से हल करेंगे। ठीक है।